नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। लड़ाई हो, झगड़ा, कब्जा, हत्या और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायत करने जो चौकी और थाने ही जाएगा इंसान और कहां जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे मामलों में सीधे कोई भी सीएम के पास, डीएम के पास या एसएसपी के पास तो नहीं जाएगा ना। सरकार ने पहले ही ये साफ कर रखा और साफ शब्दों में सख्त निर्देश ये है कि लड़ाई, झगड़ा, कब्जा, हत्या और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर चौकी और थाना स्तर पर ही कोई चूक नहीं होनी चाहिए, यही निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से चौकी और थानों में इंस्पेक्टर और दारोगा लेवल पर लगातार शिकायतें हैं कि फरियादियों को थाने चौकी से भगा दिया जाता है और बाद में वो घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं। आखिर चौकी थाने कैसे सुधरेंगे, इसी पर होगी आज महापंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। पीड़ितों को फटकार, अपराधियों पर दुलार, चौकी थानों में ऐसा व्यवहार, क्या बिकरू से बड़ी घटना का है इंतजार। बीते दिनों से हो रही एक के बाद एक घटना ने घनघोर सवाल खड़े कर दिए हैं कि थाने और चौकियों में आखिर चल क्या रहा है। सदैव सेवा में तत्पर रहने का दावा करने वाली पुलिस फरियादियों की सेवा में क्यों नहीं है, और अगर है तो गाजियाबाद में छेड़छाड़ की घटना की शिकायत पर भी सोते क्यों रहे। अगर शिकायत के बाद दरोगा बाबू ने समय पर संज्ञान लिया होता तो पत्रकार विक्रम जोशी जिंदा होते। अरे मैं तो हाथ भर के आई थी, मेरे हाथ खाली कैसे हो गए। पुलिस ने तो कार्रवाई करी ही नहीं थी। अगर पुलिस वह कार्रवाई करती तो भैया ये आज दुर्घटना नहीं होती। तो ये बताना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को कि उसने 3 दिन तक वो कहाँ किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। क्या वो दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं? क्या वो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जो शिकायत कर रहा है, उसके ऊपर कोई इस तरह का हमला हो, कोई हो, बदमाशों को किस बात की छूट दी जाए। अमेठी में अपराधियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो हम सबको शर्मसार करने वाली है। यहाँ सैनिक के पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद में उन्होंने थाने में गुहार भी लगाई थी। एक मामला देखोगे 1000 मिल जाएंगे। जानते हैं एटा की रोती बिलखती इस बेटी के साथ क्या हुआ। पड़ोस का एक दबंग छेड़खानी करता था। परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन दारोगा जी कान में तेल डालकर बहरे हो गए। फिर क्या, बेखौफ दबंगों ने पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। दोबारा शिकायत करने गए तो माँ बाप को ही थाने में बिठा लिया। पुलिस वालों ने हम लोगों को भेज दिया हॉस्पिटल। हमारी मम्मी को बिठा लिया, भाई को बिठा लिया, पापा को बिठा लिया। कासगंज की यह धुंधली तस्वीरें वहां के चौकी और थाने की तस्वीर को साफ साफ बयां कर रही हैं। यहां गैंगरेप के आरोपी ने किशोरी और उसकी मां की सरेआम ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि मरने से पहले परिवार ने गुहार लगाई थी कि जेल से छूटने के बाद से ही आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। काश यहां भी समय पर जाग जाते दरोगा बाबू। अब सवाल उठता है कि आखिर कानून का इकबाल बुलंद क्यों नहीं है। तो कानपुर देहात की ये कुछ दिन पुरानी तस्वीर देखिए। यहाँ तो दबंग थाना चलाता दिखाई दिया और दारोगा जी उसके संरक्षण। दबंग दारोगा जी से कह रहा है कि हवालात में बंद शख्स पर हाथ साफ करके आते हैं, और दारोगा जी कह रहे हैं कि रुको, हम भी चलते हैं। चलो के पहले 2 हाथ रसीदे जाके हवालात में पकड़ा भीतर करने पड़े। चल रहे हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर पुलिस चौकी में जो ये शोर हो रहा है, दरअसल दारोगा जी पर आरोप है कि आरोपियों को बचाने के लिए 35,000 रुपये लिए हैं। अरे शिकायत कर कप्तान साहब से, बड़ा 35,000 रुपए ले लिए और कह रहे हो कि कान किसने लिए, वापसी करिए 35,000 रुपए अभी तुमने। इसके सामने दिए सारे सबूत हैं हमारे। सारे लोग हैं यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने दिए पैसे। इसके सामने दिए, बताओ। हाँ, कसम नहीं दिए। अरे पैसे दिए ना दिए।
₹35,000 दिए तो बाकी बहरहाल कहा जाता है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। साल 2013 में कवाल का बवाल भी एक चूक की चिंगारी था। बिकरू की घटना में भी थाने और चौकी की सबसे बड़ी चूक रही, क्योंकि पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती थी और वहीं विकास दुबे को पूरा संरक्षण मिलता था। मौजूदा घटनाओं के मद्देनजर भी सवाल ये भी है कि आखिर फरियादी कहां करे गुहार। चौकी और थाने अगर सुधर जाएं तो मानो पूरा जग सुधर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जब पीड़ित थाने और चौकी पर इंसाफ की गुहार लगाता है तो थाने वाले दारोगा जी फटकार लगाकर पीड़ित को भगा देते हैं, और जब थाना चौकी में सुनवाई नहीं होती तो पीड़ित तो परेशान होता ही है और साथ ही दबंगों के हौसले भी बढ़ जाते हैं और फिर वो दबंग बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते हैं। जी हां, इसी पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। अनिल दुबे साहब, प्रवक्ता रालोद, हमारे साथ हैं। राजपाल कश्यप जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राजेश राय जी, एक्स IPS, हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। जीरो टॉलरेंस की बात है, थाना चौकियों में तैनात जनाब क्यों नहीं गंभीरता से लेते? अपराध को जीरो टॉलरेंस कहा गया, सरकार जैसे ही बदली थी और कह दिया गया था कि आपके वहां से कोई भी फरियादी जाना नहीं चाहिए मायूस तरीके से, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्या थोड़ी जटिल है जी, और ये जटिलताएं आई उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में पिछले 2 दशकों से। जैसे किसी भी संस्था में अगर सब निरीक्षण करने वाले हो जाएं तो वर्किंग हैंड नहीं बचते, बिल्कुल, क्योंकि जिसको निरीक्षण करना वो तो कुछ काम करेगा नहीं हाथ से, वो तो निरीक्षण ही करेगा सर्किट हाउस में जाके। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग भी, राजेश बाबू मेरी बात से सहमत होंगे, धीरे धीरे उसी रास्ते पर चली गई। आज इतने बॉस हैं, इतनी बड़ी हायरार्की है उत्तर प्रदेश पुलिस में कि राम ही बचाए, परमात्मा बचाए। राइट फ्रॉम DGP टू नोडल अधिकारी, ये नया फंडा जो आया है, उसके बीच में ADG, फिर IG, फिर DIG, फिर SSP, फिर SP, फिर SP सिटी, फिर SP क्राइम, और उसके ऊपर से प्रभारी, जैसे मंत्रालयों में होते प्रभारी, पार्टियों में होते प्रभारी। काम किसको करना है पुलिस में? मेरा तजुर्बा कहता है 99% अपराध समय रहते नियंत्रित हो सकते हैं अगर बीट कांस्टेबल का जो सिस्टम था पुराने समय में यूपी में, नारायण दत्त तिवारी के समय में या उससे पहले के समय में, वो पुनर्जीवित हो जाए और थाना चौकी दुरुस्त हो जाए। मैं 3 दशक से एक ही बात कह रहा हूं, ये कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बड़े बड़े प्रेजेंटेशन से पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। चाहे बिल्डिंग सिग्नेचर बिल्डिंग बना लो और चाहे पुराने दफ्तर में अपना काम चलाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गजरौला में नीचे, शामली में, किठौर में, गुन्नौर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 मंजिल की बिल्डिंग हो DGP साहब की या 700 मंजिल की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नवादा में बताओ, बरुआ सागर में, पडरौना में, वहां सरकार का, प्रशासन का, शासन का, सबका मतलब है थाना। क्या थाना दुरुस्त है? उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। थाना और चौकी दुरुस्त नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं बनेगी। और इस कदर इसमें बाबुइज्म आ गया पुलिस में। पुलिस में सबसे कम बाबुइज्म होना चाहिए, अब इसमें सबसे ज्यादा लिखा पढ़ी घुसा दी। ADG, DGP, ADG को चिट्ठी पे चिट्ठी ठोके हुए हैं, ADG ठोके हुए, IG को IG, DIG को DIG, SP को, और दे चिट्ठी जीमेल जाम कर दिया पूरा। रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। 20 साल की ये गाथा है उत्तर प्रदेश की पुलिस की। राजेश बाबू जब नौकरी में होंगे तो इनको याद होगा
ऐसी व्यवस्था थी कि दरोगा थाना इंचार्ज को रोज सुबह ब्रीफ करता था जाके। थाना इंचार्ज उससे पूछता था भाई क्या मसला चल रहा, कौन कौन से केस है हमको बताओ। तत्काल हाथ के हाथ निर्देश देता था, कहता था जाओ ऐसा करो। वो व्यवस्था खत्म हो गई। थानेदार से सीओ नहीं मिल रहा, सर्किल ऑफिसर रोज एसएसपी को ब्रीफ नहीं कर पा रहे। एसएसपी साहब कहां हैं? वो पिछले 15 साल से राजनीतिक लोगों की सेवा ज्यादा कर रहे हैं, सेवा टहल में भी रहते भाई, उनकी भी मजबूरी है क्या? वो गुलदस्ता डिपार्टमेंट भी है बिल्कुल कि फला आ गए, फला जा रहे, फला शहर से गुजर रहे, फला शहर में इंटर कर रहे, तो सीमा पहुंचो, वहां तुरंत जूता खड़का बोलो जय हिंद और तुरंत एक गुलाब फूल गुलदस्ता और माला वगैरह सब व्यवस्था करो। तो क्राइम रिव्यू कहां हो रहा? नहीं, परिपत्र जा रहे हैं। ये 50 घटनाएं हमने गिनाई, 500 भी गिना सकते थे। ये एडीजी डीजीपी से नहीं सुधरने वाली थी और सुधरी भी नहीं। दरोगा और इंस्पेक्टर काबिल होते तो व्यवस्था सुधर गई होती, या जो प्रभारी गण है पुलिसिंग में वो लोग नीचे वालों से रोज रिपोर्ट ले पाते, उतना समय निकाल पाते। एक बात कह के बहस पे जाऊंगा, मुजफ्फरपुर दंगा हुआ, राजपाल कश्यप की सरकार थी पार्टी की। मैं उस दंगे की जड़ में गया। बाद की बात छोड़ दो, कितने लोग मारे, कितने विस्थापित हुए, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ने क्या किया वो छोड़ो। वो दंगा कहां से पैदा हुआ पता है? उस इलाके को कोई आदमी यहां बैठा नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ा बताता हूं। एक गांव है कवाल, वहां लड़की छेड़ी एक वर्ग के लड़कों ने। वो लोग रिपोर्ट लिखवाने गए, दरोगा ने रिपोर्ट नहीं लिखी और गाली देकर भगावा लग दिया, बोले भाग जा हट। वो थाने से निकले, गांव वाले भाई बंधु और जो छेड़ने वाले थे उनका भाग्य खराब, तो मिल गए तो ठोक दिया तो फिर उधर से भी रिटेलिएशन हुआ और वो तब्दील हो गया मुजफ्फरनगर दंगा, जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक दरोगा अगर कवाल में काबिल किस्म का तैनात होता तो वो दंगा नहीं होता। बाद में रोके नहीं रुका वो अलग कहानी है, लेकिन दंगा होता नहीं। आज हम इसी पर बात करने आए हैं। गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस बहस में नहीं जा रहे। मैं इसमें भी नहीं जा रहा डीजीपी कौन है, एडीजी कौन है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर कौन है और आईजी नॉर्मल कौन है, ना जी ना। मैं तो आज इस बात की पड़ताल करूंगा कि थाने चौकी का क्या करें। राजेश बाबू आपसे बात शुरू करेंगे। छात्र को इस बात से क्या मतलब कि कुलपति कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, अपर सचिव एजुकेशन कौन है और अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन कौन है और ओवर सेक्रेटरी एजुकेशन कौन है? कोई मतलब नहीं ना। वो या तो मास्टर को जानता है या प्रिंसिपल को, यानी दरोगा और थानेदार। बताइए भैया राजेश बाबू, और वहां का हाल ये क्यों है ऐसा हाल? तो पुलिस की रीढ़ है जी, पुलिस की जो रीढ़ है वो है थाना और एसपी। जिले का कप्तान और जिले का थानेदार, ये दो पुलिस की रीढ़ है और बाकी लोग जो भी हैं वो इस रीढ़ को सहायता करने के लिए है, उसमें कील ठोकने के लिए नहीं है। और जो थाना है, थाने की भी जिम्मेदारी कप्तान की इस लिहाज से है कि कप्तान की जिम्मेदारी ये है कि उसके पास जो सबसे अच्छे बेस्ट उसके पास जो थानेदार है, जो उनके पास बेस्ट थाना अध्यक्ष है। लोग ये कहते थे कि जो है आपको अगर हीरे को आपने मुकुट में नहीं लगाया, जूते में लगाया तो राजा का दोष है, हीरे का दोष नहीं है। तो जब और कंसिडरेशन से जो है, जब थानेदार की जो है पोस्टिंग अच्छी पोस्टिंग नहीं होती है, हमारे अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे बड़े ईमानदार, वो कहते थे कि राय एसटी का जो नंबर वन है उसका केवल एक काम करना है कि अच्छे लोगों को पोस्ट कर दो और उसके बाद उनको पूरा प्रोटेक्शन दो, उनकी मॉनिटरिंग करो। अब जो स्थिति है मॉनिटरिंग का तो भगवान मालिक है, एसओ अपनी मनमानी करता है, चौकी इंचार्ज से कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है। और दूसरी चीज, एक चीज तो सबसे नुकसानदेह हुई है बता दी,
अब थाने से लेकर के क्षेत्राधिकारी से लेकर के एडिशनल एसपी से लेकर के एसपी तक कोई सुनने वाला नहीं। जैसे कि आपने एक चीज कही, ये कहा गया कि वहां से कोई दरखास्त मुख्यालय में नहीं आनी चाहिए। ये मैसेज हर जगह चला गया कि दरखास्त न तो लखनऊ मुख्यालय है, न रेंज के मुख्यालय में है, न एसपी के मुख्यालय में है, और न सीओ के मुख्यालय में है। तो थाना अध्यक्ष की मर्जी हो गई, वो जो चाहे तो करे। ठीक है राजेश बाबू, ठीक है। मैं राजपाल कश्यप के पास आऊंगा एक बात कह के। मैं उतनी बात करूंगा जितना मेरा निजी तजुर्बा है, बाकी कहानी में नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो राजनीति करनी नहीं। 5-6 साल पहले की बात है राजपाल भाई, एक कार्यक्रम में हम और मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के उस समय के, लखनऊ में। तो उस समय लखनऊ के जो कप्तान थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई दफ्तर में बैठते हो, कभी क्राइम रिव्यू करते हो? बोले भाई साहब समय कहां मिल पाता है। बोले हम तो सुबह 6 बजे 7 बजे जूता पहन लेते हैं और रात में 11 बजे उतार पाते हैं। इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान से ताज से फलानी लोकनायक भवन से जयप्रकाश भवन से जवाहरलाल भवन, इन्हीं में शटलिंग होती रहती है कार्यक्रमों में, और जय हिंद होता रहता है। क्या बोले समय मिले तो ना बुलाऊं थानेदारों को, पूछूं भाई क्या चल रहा है जिले में? क्या हर 5 मिनट में वायरलेस बोलता है कि माननीय फलाने मूव कर रहे हैं क्या? तो बोले हम तो सुबह ही गुलदस्ते मंगवा लेते हैं और दिन भर वही करते हैं। तो सवाल ये कि ये भी है राजपाल भाई, अगर हम एसएसपी को पूरा दोष दें तो क्या हमने उनको राजनीतिक ये जो गुलदस्ता ब्रिगेड है इससे मुक्त किया है? क्या हमने कहा है कि मेरे स्वागत में अगर कप्तान दिख गया तो मैं कप्तान को निलंबित कर दूंगा? राजपाल जी, जी अमिताभ जी, मैं बताना चाहूंगा आपको 5 साल पहले की तो घटना है, तकनीकी समस्या है राजपाल जी, मुजफ्फरनगर की हो चाहे एसएसपी साहब की हो, लेकिन क्या नहीं अमिताभ जी, हाँ बोलिए। देखिए, और इधर क्या एसएसपी साहबान ने जाना बंद कर दिया? अरे मैंने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने गजब आदमी नेता हो। मैंने कहा, अरे भाई बात तो सुनो राजपाल कश्यप, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमने एसएसपी को मुक्त नहीं किया जी। अब हमें भी तो बोल लेनी थी। अरे तो आप गलत बोलोगे तो टोकना पड़ेगा ना महाराज, मेरी बात को अगर गलत रखोगे जी। अरे तो अब नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, तो आप हमकी भी बोलने की बात जी। हाँ बिल्कुल बोलिए जी। अब खाली हम केवल सुनने ही थोड़ी ना आए हैं। बोलो भाई। हाँ, तो आप हमारी बोलने की बारी है तो हमको बोलने दीजिए। बोलो भाई बोलो। तो ये बताइए कि जब अगर ये सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है, अगर एसएसपी का ऑफिस अच्छा नहीं होगा, थानेदार का ऑफिस अच्छा नहीं होगा, और थाने में बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, अगर 100 नंबर दुनिया का और देश का सबसे अच्छा माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया, जो 100 नंबर में एसएसपी साहब बैठे हैं और कई अधिकारी बैठे हैं, पहले थानों में गाड़ी तक नहीं हुआ करती थी, और उसके बाद में आज 100 नंबर की इनोवा और बोलेरो ये सब गाड़ियां दी पुलिसिंग की। हाँ, पुलिसिंग पे लगातार काम करने की जरूरत। हमारे ऊपर तो आरोप लगता था एक थाने में जाति विशेष के लोग हैं, हम तो कह रहे किसी भी थाने का, किसी जिले का मंगवा लीजिए, गोरखपुर का मंगवा लीजिए, एक जाति विशेष के लोग ही थाना चला रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे लोग, और मुख्यमंत्री जी का चेहरा लगा के, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा लगा के लोग इस्तीफा मांगते थे, आज क्यों नहीं लोग? ठीक है राजपाल भाई रोकेंगे, मैं अनिल दुबे के पास चलूंगा। राजपाल जी रोकेंगे, अनिल दुबे जी के पास चलूंगा। अनिल दुबे जी मुख्यमंत्री कार्यालय पे एक अनुभव और, अरे रुको भाई, अनिल दुबे के पास चलूंगा, राजपाल जी को रोकिए अभी। अनिल जी, एक अनुभव और शेयर करता हूं, वो अभी स्थिति बदली नहीं, मेरे साथ की जब घटना घटी, इसलिए वहां की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई पार्टी अपने को ऑफेंड फील ना करे। एक बार आजम साहब आए मेरे पास गाजियाबाद, मंत्री थे वो, कलेक्टर कप्तान से लेके जितना भी बड़ा अधिकारी था सब पहले मौजूद। मैंने भाई आप लोग कैसे आ गए?
बोले माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। क्या तुम नहीं, आप लोग अपना काम देख लो यार। लेकिन वो 1.5 घंटे तक बेचारे खड़े रहे। क्या? और उसके बाद गाड़ी में और हूटर बजाते हुए जब तक सीमा से बाहर नहीं करे आए तब तक वही उसी झमेले में लगे रहे। अब उस दौरान हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ हो जाए, कौन किसकी सुनवाई कर रहा? यह अनुभव मेरा है अपना व्यक्तिगत। इस आचरण से हम पुलिस को मुक्त क्यों नहीं करते? अनिल दुबे जी, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, जब तक हम मेरे के आधार ये सारी चीजें जब हम गलत इस्तेमाल करने वालों को पढ़ते हैं या हम मेरे पर काम करते हैं, अगर हम जिलों के कप्तान हम मेरे के आधार पर तय करेंगे तो ये स्थिति नहीं आएगी। लेकिन हमने मेरे पर तय करना चाहे तो किसी भी प्रकार से हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर मेरे के आधार पर कप्तान नहीं होंगे तो जो प्रश्न आप लेकर के आए हो, जिस विषय पर आप ये बहस लेकर के आए हो, वो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब गणेश परिक्रमा के करने वालों को ही जो साथ देना है, चाहे वो जिलों का काम हो, चाहे वो थानों का काम हो, जब मेरिट के आधार पर कप्तान होगा तो वो जिले में थानेदारों को भी मेरिट के आधार पर तैयार करेगा और चौकी पर जो है मेरिट के आधार पर जो जरूरत तैनात होगी। तो अगर मेरिट के आधार पर अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जिनकी जनता ने अच्छी पाई हो, अगर वो जिलों से लेकर के नीचे तक अगर वो अच्छे पदों पर रहेंगे तो वो बड़े परिक्रमा करके मिल जाएगी, वो ड्यूटी करने का काम करेंगे। लेकिन हम केवल परिक्रमा करने वालों, ठीक बात है, ठीक बात है दुबे जी, ठीक बात कही आपने। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे के पास चलता हूं। पांडे जी, क्या थाने चौकी में पोस्टिंग में राजनीतिक लोगों का प्राण बसने की परंपरा ने उत्तर प्रदेश में थाने चौकियों को लगभग पैरालाइज करने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया? वहां तब तक कोई निस्तारण नहीं होता जब तक कि उसमें बवाल ना हो जाए, कांड में कोई कांड ना बन जाए, टीवी पे ना चल जाए। चूंकि मैं देख रहा हूं पिछले 20-25 वर्ष का तो मेरा ही अपना अनुभव है, राजनीतिक लोग, सांसद, विधायक, उनका प्राण बसता है चौकी थाने में। प्राण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। वो सरकार से लड़ जाते हैं, कप्तान से लड़ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते मैं कप्तान का ट्रांसफर करा दूंगा अगर मेरे इलाके के थाने मेरे हिसाब से नहीं चले। क्या इस समस्या ने उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया? जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं बिल्कुल आपसे भी सहमत हूं और मैं बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां पर राजेश राय जी ने जहां से किया। यह बिल्कुल सच है कि किसी भी थाना क्षेत्र का और जिले का जो रीढ़ होता है वो थाना अध्यक्ष और एसपी होता है। और आप देखिए कि राजनीतिक संरक्षण के बगैर किसी थाने में ना थाना अध्यक्ष रह सकता है, नौकरी कर सकता है, और ना ही जिले में एसपी नौकरी कर सकता है। होता यहां तक का है कि विधायक जी तय कर देते हैं, सत्ता पक्ष का विधायक तय करता है कि यहां का थाना अध्यक्ष कौन होगा, एसपी कौन होगा। अगर एसपी ने जरा भी अपने मन से कुछ करने की कोशिश की किसी खास करके किसी विशेष मामले में, एसपी तो सारे जिले के सत्ता पक्ष के विधायक मिलके उस एसपी का ट्रांसफर कराए। एसपी बड़े लोग तैनात कराते, विधायक की हैसियत इतनी कभी नहीं रही, ना मायावती जी के समय, ना अखिलेश जी के समय, ना विधायकों की इतनी स्थिति कभी नहीं रही। बिल्कुल वो दरोगा थानेदार तक खेलते हैं। कप्तान बड़ी जगह से आते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं, मंत्री जी भी होते हैं। और मान लीजिए किसी जिले में 4-5 विधायक मिलके उसका गुट बना के विरोध में खड़े हो जाते हैं एसपी के। ये सब कई जिलों में हुआ है, हमारे भी जिले में सुल्तानपुर में पीछे ऐसे हुआ है, तमाम जिलों में ऐसा होता है। हाँ, वो मिलजुल के जो 4-5 सत्ता पक्ष के विधायक हैं गुट बना के ट्रांसफर करा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता पक्ष के संरक्षण के बगैर ना तो थाना अध्यक्ष कुछ कर सकता है, ना एसपी कर सकता है। और अगर करने की कोशिश करता है तो सहारनपुर जैसी घटना घट जाती है कि राघव लखन पाल जो बीजेपी के सांसद रहे वो घुस जाते हैं एसएसपी ऑफिस में और एसएसपी की पत्नी को जान बचाने के लिए गौशाला में छिपना पड़ता है। कुलदीप सेंगर यही लखनऊ में रात को पूरे दलबल के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंच गए थे।
तो कहने का मतलब यह है कि या तो इनके कहने से चलो, नहीं चलेंगे आप तो ये बवाल करेंगे, आपको जान के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, और जो ईमानदार अधिकारी रोकेंगे, मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा, डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास। तो मैं सबसे अंत में इसलिए आया प्रथम चरण में मनोज जी के पास, चूंकि वो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो मैंने कहा पहले सारे मित्र लोग अपनी बात कहें, उसके बाद वो उत्तर दे। एक इसमें मैं अपना अनुभव और जोड़ देता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले के कप्तान ने मुझसे कहा, साल 1.5 साल पहले की बात होगी, मिल गए एक बार, हमसे मिलने आए मेरे पास। तो मैंने पूछा कैसा चल रहा, हाल चाल क्या है, सब बताते रहे। तो मैंने कहा और व्यवस्था सब कैसी चल रही है, सामान्य सवाल पत्रकार का होता है। तो वैसे वो हंस के किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हमारे जो विधायक जी थे वो 70 चौकियों के इंचार्ज के नाम लिख के हमको दे गए लिस्ट। तो बोले हमने कहा कि विधायक जी एक आध 2-4 चौकी हमारे लिए भी छोड़ दो, हम आखिर कप्तान हैं, या आप ही चार्ज ले लो। अरे बोले कप्तान साहब आप मजाक करते हो क्या? मनोज जी, इस उदाहरण के साथ, और अगर मेरे पर प्रदेश को भरोसा है तो मान लीजिए कि अमिताभ जी सच कह रहे हैं। टीवी पर तो नहीं बोलोगे, व्यक्तिगत तौर पर कोई पूछेगा तो नाम भी बता दूंगा, विधायक का भी, कप्तान का भी। अभी वो रिटायर नहीं हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में है नौकर, IPS। मनोज जी, जी हाँ, कैसे चलेगा? फिर तो यही होगा, आदमी चिट्ठी दे जाएगा कि हमारी लड़की को छेड़ा, पुलिस वाले कहे भग जाओ, कल 2 मर्डर हो जाएंगे तो भाईबेला मचेगा, यही ना? कहीं बिटिया फूकी जाएगी, कहीं बाप मारा जाएगा, कहीं भाई मारा जाएगा, कहीं बवाले जान होगा, कहीं दंगा होगा, कहीं फसाद होगा, कहीं लठ चलेगा, कहीं चाकू चलेगा। तू दरोगा तो सो रहा है। मनोज जी, अमिताभ जी, मुझे श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने जिसे याद है, उसके पहले का मुझे कुछ पुलिसिंग का याद नहीं जी। तो जब श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो श्रीमान गोपीनाथ दीक्षित जी को बाद में वीर बहादुर सिंह के समय में, हाँ। गोपीनाथ जी दीक्षित उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। हाँ, उन्होंने अभी जो सपा के लोग नहीं कह रहे थे पुलिसिंग करी, तो गोपीनाथ दीक्षित जिप्सी लाए थे, मारुति वाली जिप्सी। पुलिस को पहली बार मॉडर्नाइज उन्होंने किया था, मुझे अच्छी तरह याद। उसके बाद जब हस्तक्षेप बढ़ा तो ये कांग्रेस की सरकार ही थी जिसके कार्यकाल में थानों पर युवक कांग्रेस के लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये तब से शुरुआत हुई जी। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अगर आपको कल्याण सिंह जी के जमाने की याद हो, तो आपको याद हो कि एक एक थानेदार का तबादला करवाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता झूल जाते थे और तबादला नहीं होता था, क्योंकि वो एक व्यवस्था के तहत चलने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई, नहीं, मनोज भाई ये इतिहास की बातें हैं, ये इतिहास की बातें। मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतिहास तो ठीक है, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं पढ़ रहा, मैं तो मूल बात कह रहा हूं। अगर विधायक तय कर देगा चौकी इंचार्ज, तो फिर कप्तान क्या करेगा? और जिम्मेदारी कप्तान की, टीम आप तय करोगे और कैप्टन मुझे बना दोगे, तो मैं क्या खेलूंगा, क्या होता? ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ये हुई कि जब कार्यकर्ताओं के कहने पर थानेदार का तबादला होने लगा, तो ये परंपरा किसने डाली? ये परंपरा समाजवादी पार्टी और युवक कांग्रेस की देन है। इनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिसिंग उससे पहले ठीक होती थी। जितनी भी पुलिस थी, जो भी काम कर रही थी, बेहतर कर रही थी, जितनी भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद से मेरी बात का उत्तर नहीं आया मित्र, मेरी बात, मैंने कहा पुराने सब गलत हुआ, मान लेते, चलो एक बार को मान लेते हैं। राजपाल जी को रोकते हुए, उमाशंकर जी को माफी मांगते हुए, अनिल दुबे से माफी मांगते, भाई रुक जाना, हल्ला नहीं मचाना, सब गलत हुआ। आप ठीक करते? सवाल ये तो पूछूंगा ना। देखिए, उनके समय में भी विधायक जी चौकी इंचार्ज तय कर रहे थे, आज भी करे, पर कैसे चलेगा? देखिए अमिताभ जी, आपको ये बहुत किस्से मालूम है उत्तर प्रदेश के, तो कुछ किस्से ये भी मालूम होंगे कि बहुत से विधायक परेशान भी है कि वो थानेदार को हटवा नहीं पा रहे। योगी सरकार में बहुत से विधायक परेशान है, आपको मालूम होगा। मुझे मालूम है, जब आप कभी अलग से बात करेंगे तो मैं चैनल पर नहीं बता सकता, मैं अलग से आपको बता दूंगा कि योगी सरकार में इतना आसान नहीं दरोगा हटवा देना। ये बात सही है कि दबाव बना लेते हैं और सत्ता पक्ष के विधायक दबाव बना लेते हैं, लेकिन योगी सरकार में अभी बहुत निष्पक्षता, ये स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन जो बिगड़ा हुआ तंत्र है, बिगड़ी हुई आदतें हैं, मनोज भाई रुकना होगा, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात कह के राजेश राय की छोटी सी टिप्पणी लूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भैया
बुरा लगे चाहे अच्छा, अभी साल 1.5 साल 2 साल की बात होगी, समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता महीनों में। गाजियाबाद के एक कप्तान को हटाने के लिए 4-5 विधायक एकजुट हुए जो उमाशंकर कह रहे थे, और हटा दिया। 5 विधायक जिसमें एक मंत्री भी हो, सब लोग कहें इसको हटाओ, तो कैसे रखेंगे भाई, लोग पार्टी भी तो चलानी है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं थोड़ा पहले का, उसी पर टिप्पणी चाहूंगा राजेश बाबू। एक नौजवान आईपीएस आता है कप्तान होके, ये पुरानी बात है, 5-6 साल पहले की बात। नौजवान आईपीएस आता है गाजियाबाद में तैनात होके। आप लोग जब जाते हो तो जिले में तो थानों में भी जाते हो चेकिंग करने, इंट्रोडक्शन। इंदिरापुरम थाने आए, एक बदमिजाज सिपाही बैठा था, पान वान खा के चूना ऊना हाथ में लिए, उसको अंदाज नहीं हुआ, टी शर्ट जींस में चले गए एसएसपी का मूड खराब हो गया, बोले भगा इसको, कौन है, भेजो लाइन में। फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस आईपीएस को फोन आया सत्ता के सर्वोच्च केंद्र को चलाने वाले 2-3 लोगों में से, और कहा भाई तुमको इसलिए भेजा था गाजियाबाद है, उससे क्यों उलझे। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसे चलेगा राजकाज राजेश राय? ऐसे फिर पुलिसिंग मजबूत होगी जब एसएसपी ही सिपाही इसको सीधा नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा विकास भी ऐसा होता रहा है, पहले ऐसा होता रहा है। अभी अगर सत्ता के सीट से कहीं से अगर थाना चलेगा, चौकी चलेगी, तो प्रशासन कभी सुधर नहीं सकता। थाना अध्यक्ष को तो एसपी की मर्जी का होना होगा। वो तो ये कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो पिया थानेदार का अगर कप्तान नहीं होगा, अगर उसके पिया दादा और नाना और परनाना होंगे ऊपर बैठे हुए, तो वो कप्तान साहब को घास नहीं डालेगी वो जो है दुल्हन। बहुत अच्छी बात कही। एक उदाहरण और देता हूं, आप तस्वीर साफ ही हो जाए। ये घटना भी 25 साल पुरानी है राजेश बाबू, आप गौर करिए। जो लोग कह रहे कि सब अभी गड़बड़ हो गया, ऐसा भी नहीं, गड़बड़ बहुत पुराना है, ये क्रॉनिक डिजीज है। गाजियाबाद, तब मुझे इतना संज्ञान भी नहीं था। गाजियाबाद में उस समय तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं लोनी और साहिबाबाद लिंक रोड थाना, इनके थानेदार मैं तैनात नहीं करता। मैंने पूछा कहां से होते हैं? वो जो उसने बताया वो यहां नहीं बोलूंगा। और उसने कहा ना मैं मीटिंग में उनसे कुछ पूछता हूं ना उलझता हूं, मैंने ऑटोनोमस कर दिए 2 थाने। उमाशंकर जी, ये सत्य कथा है जी। कैसे चलेगा फिर थाना दुरुस्त, कैसे चलेगी चौकी दुरुस्त जी? अगर ये परिस्थिति बन जाए कि कप्तान को थाने ऑटोनोमस करने पड़े, इसीलिए नहीं चल पा रहा है जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए इसीलिए नहीं चल पा रहा है। और आप समझिए कि विधायक क्यों नहीं आपने यहां थाना अध्यक्ष अपने मन का नियुक्त कराना चाहेगा, मंत्री जी क्यों नहीं जिले में एसपी अपने मन का चाहेंगे, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी अपने मन का लाने के लिए पीएमओ के खिलाफ अनशन करके बैठ गए, विरोध दर्ज करा के बैठ गए, और उत्तर प्रदेश करीब 1 महीने डीजीपी विहीन रहा। 1 महीने तक डीजीपी नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पुलिस इतिहास में पहली बार योगी जी ने अपने मन का डीजीपी लाने के लिए 1 महीने तक उत्तर प्रदेश को डीजीपी विहीन कर दिया। तो वही नकल तो नीचे वाले इनके मंत्री भी करेंगे, नीचे वाले विधायक भी करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी का अधिकार है तो फिर नीचे विधायक करना चाहते हैं। मनोज जी, जो मैंने कहा वो भी, और जो उमाशंकर जी कह रहे हैं, उस पर दोनों पर रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, आपने मुझे तो राजनीतिक उत्तर देने से मना कर दिया, लेकिन 2 बार बोले उमाशंकर जी, दोनों बार उन्होंने राजनीतिक बात करी। एक बार भी पुलिस के सुधार पर इसीलिए आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला भाई। देखिए, इन्होंने बोला कि सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए ना जी। ये आप बताइए, मैंने यही तो कहा था कि युवक कांग्रेस जिम्मेदार है थानों पर कब्जा करने के लिए, थानों के द्वारा गुंडागर्दी करवाने के लिए, यही तो बोला तो मैंने। ये सच नहीं है क्या कि युवक कांग्रेस ही जिम्मेदार थी? उसके बाद श्रीमान मुलायम सिंह जी और श्रीमान अखिलेश जी के लोग अरे अब तो खत्म हो गई युवक कांग्रेस, अब कहाँ है? चलाया। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे ना।
आप मेरी बातें नहीं कहने दे रहे। उमाशंकर जी लगातार वही बात कह रहे हैं। नहीं, खत्म नहीं हो गई अमिताभ जी। युवक कांग्रेस से इतने डरे हुए हैं ये, इतने डरे हुए हैं ये कि ये FIR दर्ज करा रहे हैं, ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है मनोज जी। भाजपा को और योगी जी को बता दीजिएगा कि हम डरेंगे नहीं, हम अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। आप कितने भी FIR उनकी बात आने दो, आप बोले थे तब दूसरे जी पदाधिकारी कहिए मनोज जी जाएंगे, आप जेल भेजते जी। रहिए। देखिए अमिताभ जी, आप इस डिबेट में साधारण अच्छी बात आप कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग सुधरे, उसमें व्यापक सुधार हो। माननीय राजेश राय जी सही जो भी पैनल है वो उस पर पॉजिटिव सोल्यूशन दे। अगर वो हर बात में वो कह रहे हैं योगी जी ने अपनी, क्या एक मुख्यमंत्री अपना DGP नहीं ला सकता? कितनी हास्यास्पद बात कह रहे। ये कांग्रेस में होता होगा कि DGP लाने के लिए सोनिया मैडम का इंतजार करना पड़ता होगा, राहुल बाबा का इंतजार करना पड़ता होगा, प्रियंका मैडम का इंतजार करना होगा। मामला सोनिया राहुल तक पहुंच गया। ठीक है, चलो दोनों लोग बराबरी पर लड़ रही है। शांति, अब शांति 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 शांति। मैं राजपाल कश्यप जी के पास आऊंगा। राजपाल जी, एक बुनियादी सवाल आपसे करता हूं। अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, ग्रास रूट लेवल यानी शहर और जिले तक राजनीतिक लोगों का प्राण चौकी और थाने में क्यों बसता है? वो किसी पार्टी के हो, कोई पार्टी इस बीमारी से बरी नहीं। इसका वायरस सबके हृदय में भरपूर है। जिसने सफेद कपड़ा पहना, कुर्ता पजामा, उसका पहला टारगेट है कि चौकी और थाना। क्यों है? वहां क्या शहद है? देखिए अमिताभ जी, अब ये तो सभी लोग जानते हैं, पुलिस का भी होमगार्ड भी चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर होमगार्ड उसको पूछने चला जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पुलिस का कहीं न कहीं पुलिस का जो डर और टेरर है, और उसका मिसयूज करने के लिए लोग करवाते हैं। बहुत से लोग तो मिसयूज करने के लिए करवाते हैं कि हम अपने पक्ष में फैसले करवा लें, अपने पक्ष में सारी चीजें करवा लें। लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए, इसीलिए तो माननीय अखिलेश जी ने जो 100 नंबर ले आया था वो इसलिए कि थाने के कंट्रोल से बाहर था। उसका कंट्रोल रूम लखनऊ में हेडक्वार्टर था। अगर थानेदार को पता ही नहीं होता था कौन सी घटना और लखनऊ पहुंच गई, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए था। हम लोग 100 नंबर में माननीय अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो भेजा था देखने के लिए कि उसकी मॉनिटरिंग होती थी। थानेदार पे आप पूछ सकते थे ये घटना आपके थाना क्षेत्र में घटी है, आपको संज्ञान में है कि नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था माननीय अखिलेश जी ने की थी। और ये सिग्नेचर बिल्डिंग से लेकर गाड़ियों से, ये इनसे पूछिए पुलिस सुधार में क्या किया। जब थानेदार भ्रष्टाचार से घूस देके प्रमोशन पाएगा, इंस्पेक्टर बनेगा, तो कैसे? अब ये माननीय अखिलेश जी ने किया, पुलिसिंग में प्रमोशन टाइम पे होंगे, और नहीं तो इंस्पेक्टर लोग बनने के लिए पता नहीं कितने 10-20 लाख। लेकिन अब तो कप्तान को अपॉइंट होने के लिए राजपाल भाई, मैं अनिल दुबे जी के पास चलूंगा। राजपाल भाई रोकूंगा, अनिल दुबे के पास चलूंगा। अनिल दुबे जी, तैनाती छोड़ो, वो तो बाद में आती है, रुकना होगा। राजपाल कश्यप जी रुकना होगा। भाई कश्यप जी की आवाज रोकिए अभी। अनिल दुबे, उत्तर प्रदेश ने वो तस्वीर भी देखी, एक सरकार थी जिसने 2 लाख सिपाहियों की भर्ती लॉन्च की। भर्ती, तैनाती तो छोड़ो, वो तो बात की कहानी, कौन किसकी तैनाती कहां करा रहा। उसी में 2-3 लाख का बंटवारा हो गया, बवाले जान हो गया, कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी। कोई ऐसा आदमी बचा था यूपी में जो नहीं जानता हो किसने किसको पैसा दिया? बताइए। जब सिपाही की भर्ती का श्री गणेश ही भ्रष्टाचार से हो जाए, उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि चौकी थाना बिल्कुल गंगा जली हाथ में लेके चलेगी। दुबे जी, क्या ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, आरोप तो लगे थे। अरे आरोप नहीं, भर्ती कैंसिल हो गई थी। आप भी गोल गोल कर रहे हो। लग गए। पूरे प्रदेश में लोग मारे मारे घूमे कि हमने खेत बेच दिया। नहीं कर रहे हैं। नाम उछाले लोगों ने कि हमने उनको पैसा दिया, उनको पैसा दिया। कौन चेहरा बचा था उसमें? बताओ। गोल गोल बात नहीं करो महाराज। बिल्कुल उछाले गए सभी। उसमें जो है, उसमें वो विषय नहीं है। विषय अब बता रहे वो विषय नहीं। मैंने जो पहले उठाया
3 बातों की तरफ अमिताभ जी कहना चाहता हूं जी। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, मेरिट के आधार पर कप्तान, मेरिट के आधार पर थानेदार, मेरिट के आधार पर चौकी इंचार्ज, और सबसे बड़ी चीज जो उनका सुपरवाइजरी अफसर होता है, सीओ और एडिशनल एसपी को अधिकार दिए जाने चाहिए। अगर सीओ और एसपी को अधिकार नहीं होंगे तो थानेदार पर, चौकी इंचार्ज पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। ये विषय भी लाना पड़ेगा। जो मूल अवधारणा है आपकी बहस की, जिस बहस को आप लेकर के आए, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है कि जो अच्छा थानेदार हो और मेरिट के आधार पर उसकी नियुक्त हो, और सीओ और एडिशनल एसपी अभी जो लाचार हैं, ठीक अनिल जी, ठीक है अनिल जी, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही। अनिल जी ने जो बात कही वही राजपाल भाई ने कही, वही मनोज मिश्रा जी ने कही, वही मेरे दोस्त उमाशंकर जी ने कही। अभी राजेश बाबू को अलग रखूंगा, उनको सबसे लास्ट में लाऊंगा सीधा। ये वैसी बात है जैसे सत्यनारायण की कथा का जब पंचम अध्याय समाप्त हो जाता है, प्रसाद आरती हो जाती है, तो पंडित जी कहते हैं हाथ ऊपर करो, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। मेरिट के आधार पर पोस्टिंग हो, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग हो। विधायक जी का क्या करिएगा जो गले से लटक जाएंगे आपके? सांसद जी का क्या करिएगा जो गले से लटक जाएंगे? लघु भगुओं को क्या करिएगा जो कुर्ता फाड़ देंगे? उनका क्या करिएगा? ये भाषण देना बहुत सरल है, मेरिट के आधार पर देश चलना चाहिए, मेरिट के आधार पर भर्ती चौकी थाना भेजो भेजो भेजो, चिल्ला लो जैसे पंडित जी चिल्लवाते हैं सबको। सत्यनारायण कथा से देश आ गया, धर्म की जय हो गई। मनोज मिश्रा जी, ये पाखंड कब तक चलेगा? इस सच्चाई को क्यों नहीं आप लोग स्वीकार करते हो कि हां जनप्रतिनिधि अति कर देते हैं, सरकार को घेरते हैं, विवश करते हैं कि थाना चौकी हमारे नियंत्रण में रहे परोक्ष रूप से? इस बात को क्यों नहीं मानते पॉलिटिकल लोग? मुझे बोलना है? जी हाँ। देखिए अमिताभ जी, अभी जो 100 डायल 100 और 1090 की बात राजपाल जी कह रहे थे। मेरा ड्राइवर, उसके पिता ने, मेरे ड्राइवर ने बाराबंकी जिले में उसके पिता ने 100 डायल किया और पुलिस वालों ने उससे 500 रुपए ले लिए। बाई चांस मेरे एसपी थे वहां के, परिचित समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उस एसपी से शिकायत करी। एसपी का भी नाम बता दूंगा आपको और अपने ड्राइवर का भी नंबर दे दूंगा। तब एसपी साहब ने 500 रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय पे मनोज जी, वो नहीं दिखाई पड़ रहा। 1090 की बात कर रहा हूँ, 1090 की बात कर रहा हूँ, 1090 की बात कर रहा हूँ। राजपाल कश्यप के जमाने की ये दिखाई नहीं पड़ केवल 2% शिकायतें किया, एक भी गाड़ी नहीं में जो शिकायतें हुई थी केवल 2% बना पाए। अखिलेश जी की सरकार में केवल 2% शिकायतें एड्रेस हो पाई थी, 98% शिकायतों को संज्ञान में नहीं लिया गया था। सरकार का इतनी शिकायतें आ गई थी कि राजपाल कश्यप जी की सरकार उसे संज्ञान में नहीं ले पाई थी। पुलिसिंग में कोई काम हो बताओ ना सरकार में। ये क्या करेंगे? ठीक है भाई, मैं सबको रोकूंगा, सबकी बात आ गई, बहुत अच्छे से आ गई महाराज। जनता ने समझ लिया कि आप लोग कितने गंभीर हैं और कितना पुलिसिंग सुधारने के लिए कृत संकल्पित है। मैं राजेश जी के पास चलूंगा। ठीक भाई, सबकी आवाज अभी बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए राजेश जी से एक बात करेंगे, वो उस विभाग के बड़े अधिकारी रहे। राजेश बाबू, अब तो रजिस्टर है नहीं कहीं थाना चौकी में, अब तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर पर जो लिखा पड़ी है, मान लो ये भी नियम बदल जाए, भाई चिट्ठी भी आएगी लिखी हुई, उसको भी स्कैन करके कंप्यूटर पर डाल दो, तो जो ऊपर तमाम जी बैठे हैं, राइट फ्रॉम सीओ सिटी टू डीजीपी, ये जो मॉनिटर्स बैठे हैं अलग अलग ढेर सारे, ये लोग दिन भर उसी कंप्यूटर को ही देखते रहे, तब भी अंदाज रहे किस चौकी थाने में क्या चल रहा है। तब बिक्रू तो नहीं होगा कोई दूसरा। ये लोग वो भी नहीं देखते क्या? बिल्कुल, आप देखिए अमिताभ जी, एक चीज बहुत जरूरी है, मैंने इसको शुरू में एक बात कही थी जी, कि जब तक थाना अध्यक्ष से लेकर के एसएसपी तक और डीआईजी तक जो लोग भी है, जब तक उनका दरबार इस बात के लिए नहीं खुला रहेगा फ्री, कि जो आए आकर के अपनी बात, अपना दुख जो है अगर कहीं न कह पाए तो कप्तान से कह दे, अगर कहीं न कह पाए तो डीआईजी से कह दे। रोज बार बार ये कहा गया कि 1.5 घंटा 2 घंटा लोग अफसर बैठेंगे, कहीं कोई नहीं बैठता। हम लोग 3-3, 4-4 घंटा थानों में, उसमें हमने क्या कहते हैं, दफ्तरों में बैठते थे, 200, 250 लोग आते थे, एक एक थाने की एक एक चीज मालूम रहती थी, और वहीं से थाने को सीधे वायरलेस पे जब था और टेलीफोन से
अगर कोई मामला गंभीर है तो वहीं से कहते थे ऐसे कर दो, नहीं तुम्हारी एम से टांग तोड़ के रख देंगे। तो जब वो चीज, हर चीज एसपी की जानकारी में हो, सीओ की जानकारी में हो, थानाध्यक्ष को ये मालूम हो कि अगर कोई बात कप्तान के सामने पहुंच जाए तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। और कप्तान साहब अगर इस बूते पे रहेंगे कि अपनी कुर्सी के चारों पायों को पकड़ करके लटक जाएंगे कि मेरी कुर्सी ना जाए क्योंकि मेरी कुर्सी किसी और चीज का स्रोत है, तो कप्तान साहब कप्तानी नहीं कर सकते। कोई भी एसपी कप्तानी तब कर सकता है दबंगई से, और जस्टिस तब दे सकता है जब वो इस भाव में बैठा हुआ हो, आज नहीं कल चली जाए, लेकिन आज जो करूंगा अपना काम कायदे से करूंगा। उस भाव के लोगों की कमी हो गई है। तो इस कुर्सी से चिपक कर सुनील गावस्कर बनना चाहते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं कि 250 रन 300 रन, सहवाग बनना चाहते हैं कि 3 साल की नौकरी करें, 6 महीने रहो, साल भर रहो, 8 महीने रहो, लेकिन करो अपनी मर्जी से। आने तक अपनी मर्जी से पोस्ट करो, मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से करो। जब तक मॉनिटरिंग थाने अध्यक्ष के नहीं होगी, जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि कप्तान की मेरे ऊपर नजर है और कप्तान बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अगर मेरी कोई गलत बात मिलेगी तो मेरी जेब हाथ खड़ी कर देगा, ये भय होना चाहिए। व्यवहार अच्छा हो लेकिन भय बना रहे। जब तक वो भय नहीं बना रहेगा, अगर वो दोनों मिल गए, अगर उन दोनों के आपस में संबंध बन गए कप्तान साहब के और एसओ के, तो भी गड़बड़ है। ठीक है राजेश जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अमिताभ जी के पास चले संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। राजेश भाई ने कुछ बातें बड़ी प्रैक्टिकल कही, मैं उनकी बातों से अधिकांशतः सहमत हूं, पूर्णता नहीं। मैं इसका एक और पक्ष रखता हूं, पार्टीबाजी का कोई मसला नहीं इसमें, इसलिए कोई उत्तेजित ना हो खामोखा, सबकी पार्टी को अच्छा मैसेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉन्टी चड्ढा के पास 4 लाइसेंस बने उनके नाम, उनके सीधे हाथ में 2 उंगली, अंगूठा और उंगली नहीं थी। राजेश बाबू अंधा भी जानता था कि लाइसेंस नहीं बन सकता, कैसे बना? वो तो दरोगा ने नहीं बना दिया। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और चलो आगे, लाइसेंस कौन देता है? विकास दुबे और उसके गैंग के पास 26 लाइसेंस कानपुर से निर्गत थे, बड़े असलाहों के 26, और 60-70 केस थे। किस अंधे ने लाइसेंस दिए थे? दरोगा बांट सकता है लाइसेंस? दरोगा भी बड़ा पतित था वहां का, वो लतखोर था। विकास दुबे से लात खाता था तो सोचता था कि चलो महादेव ने लात मारी पर लोग सुधर जाएगा। थानेदार और दरोगा वहां का लतखोर था, लेकिन फिर भी उनके दस्तखत से तो लाइसेंस नहीं मिला। लाइसेंस तो आईएएस और आईपीएस के दस्तखत से मिला ना, तब उनकी ईमानदारी को ओढ़े के बिछाएं। समस्या यहां पर है। यहां पर हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहते हैं। सच्चाई को जानते हैं अनिल दुबे जी, लेकिन कहना नहीं चाहते। राजपाल कश्यप जानते हैं, कहना नहीं चाहते। मनोज जी जानते हैं, कहना नहीं चाहते। उमाशंकर भाई जानते हैं, जो हम जानते हैं वो ये भी जानते हैं, भाई सामाजिक लोग हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। कई समस्याएं हैं, कहीं पार्टी फंसती है, कहीं कुछ फंसता है, कहीं कोई लोचा, कहीं कोई लोचा। जानते तो सब है। मैंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी से, मैंने कहा था कि थाने के बाहर जो चाय की दुकान होती है और पान की दुकान, खोखा होता है जो बीड़ी गुटखा बेचता है, लगभग सभी थानों के बाहर है, वो जानता है कौन कितना भ्रष्ट है? और मैंने कहा आप नहीं जानते ना, आपको छोड़कर पूरा प्रदेश जानता है कौन माल काट रहा है। क्या किसी दरोगा के बारे में उसकी इमेज कैसी है, ईमानदार है या गड़बड़ है, ये जानने के लिए कोई जेपीसी बनेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? उसके इलाके में 10 लोगों से पूछ लीजिए, बता देंगे भैया कौन कितना पैसा कब दिया। ये कोई बड़ी बात है क्या? या इसके लिए सीरो सर्वे होगा जो कोरोना के लिए हो रहा है? नहीं ना, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। समस्या तो यहां पर है। और मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा मित्र, हाल के कुछ जो जघन्य कांड आए, उन कांडों का जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आप अंततः पाते हैं कि अगर दरोगा और थानेदार ने ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, समय पर तत्परता से काम कर दिया होता तो यह घटना ही नहीं होती।
बिकर चौबेपुर थाने में अगर थानेदार ईमानदार होता, लतखोर नहीं बनता, तो विकास दुबे पनपता ही नहीं। हां, मैं इसमें इतना सच्चाई मानूंगा, सारे मेरे राजनीतिक मित्र अगर गंगा में खड़े हो जाएं, गंगा जल हाथ में ले, तुलसी के पत्ते भी ले लें, फिर भी इनकी बात नहीं मानूंगा कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। ये सच्चाई मैं जानता हूं। राजनीति का थाने चौकी में 100% इन्वॉल्वमेंट है, 100%, 99 नहीं। राजनेता को उत्तर प्रदेश में ना सुनने की आदत ही नहीं। मैंने देखा है उनका मूड बिगड़ते हुए, मैंने देखा है फोन पर अधिकारियों को लताड़ते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जानते नहीं हो हम कौन है। ये राजेश बाबू जानते हैं इस बात को अच्छे से, यहां नहीं बोलेंगे लेकिन जानते हैं। और जो लोग उत्तर प्रदेश में सेवा करके रिटायर हुए वो सब जानते हैं। क्या कोई झूठ बात कह रहा हूं? मैंने इसी प्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को चाय के जूठे कप उठाते देखा है, इसी प्रदेश में। उनसे आप ये उम्मीद करेंगे कि फिर राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम हो जाएगा? और जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप हम बंद नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कप्तान बेहतरी से काम कर पाएंगे ना। कुछ आप उनका शोषण करते हैं, उसकी आड़ में वो फिर डबल शोषण नीचे कर लेते हैं दरोगा सिपाही का, फिर दरोगा सिपाही जनता का कर लेते हैं, हो गया काम पूरा। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यहां पर है, इस जैसे कोरोना के लिए हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना चेन तोड़ो, वही मैं कह रहा हूं चेन तोड़ो। जो नेक्सस है ना, ये तोड़िए। क्या ये सच नहीं है, तमाम वादों दावों के बाद भी राजेश बाबू, क्या ये सच नहीं है कि तमाम प्रभावशाली दरोगा और थानेदार तमाम नीतियों और उन सब के बावजूद भी लंबे लंबे समय तक मनचाही पोस्टों पर तैनात रहते हैं? क्या सच नहीं है? पूरा इलाका जानता है कि करप्ट है, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं होता। और जो कहे नहीं, उनको हम लिस्ट भेज देंगे, उनको हम लिस्ट भेज देंगे। वो नहीं हटते, कोई कप्तान आ जाए, कोई आईजी आ जाए, कोई डीजी आ जाए, कोई एडीजी आ जाए, कुछ नहीं, भैया वहीं रहेंगे। वो कुर्सी पर बैठते हैं और मेज पर टांगे रखते हैं। मैंने देखे ऐसे थानेदार कुर्सी पर बैठते हैं, मेज पर टांगे रखते हैं और कहते हैं जाओ जहां जाना हो, मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, जो कह रहे हैं वही करो। जी, क्या सच नहीं है? दुर्भाग्य ये है, और राजनेताओं को इस पर सोचना पड़ेगा। आप लोग सोचो, आप लोग आज सरकार में मनोज जी की पार्टी है, कल राजपाल जी की थी, उससे पहले उमाशंकर भाई की थी। एक दरोगा और इंस्पेक्टर की चूक सरकार का चेहरा खराब कर देती है। अंततः उसका राजनीतिक नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। राजपाल जी, उमाशंकर जी, मनोज जी। दरोगा का क्या है, रिटायर हो जाएगा, पेंशन पाएगा। आपको तो 5 साल बाद रिन्यूअल में जाना होता है जनता के बीच। बिकरू किया दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने, बिकरू को बिगाड़ा, कीमत तो राजनीतिक लोग चुकाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा कवाल के दरोगा की मूर्खता और बेअदबी से हुआ, कीमत किसने चुकाई? राजपाल जी की पार्टी ने चुकाई। जी, चुकाई ना। इसलिए अपना नुकसान जान लो, पुलिसिंग ठीक रखिए, इसी में कल्याण है। पुलिसिंग में घालमेल होगा तो उसकी कीमत राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ती है। जो एसपी है, जो दरोगा है, उसकी सेहत को बहुत फर्क नहीं पड़ता। सरकारी मुलाजिम है, 60 साल तक ठाट से नौकरी करेगा, यहां नहीं वहां, और उसके बाद पेंशन पाएगा, ठीक ना जी। लेकिन आपको पेंशन वाली जॉब नहीं है। 60 साल तक आप नौकरी करोगे इसकी गारंटी नहीं है। हर 5 साल में चुनाव लड़ना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, अनिल दुबे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजपाल कश्यप जी, राजेश राय जी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो चर्चा इस बात पर कि चौकी हो, थाना हो, पीड़ितों को अगर यहाँ से फटकार लगे, अपराधियों को यहाँ से दुलार मिले, तो चौकी और थानों में ऐसा व्यवहार तो फरियादी जाए तो जाए कहाँ। इसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार होना चाहिए, क्योंकि गुंजाइश इसलिए तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं वहाँ ये कि फरियादी की फरियाद सुनी ही नहीं जा रही है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।
सिर्फ खबर के लिए।